हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में पॉलिटी के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की विस्तार से चर्चा किया था और आप लोगों को मैंने एक ट्रिक के साथ बताया था कि उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने का ट्रिक था उसरा निका चूस। आपको रिवाइज करा रहा हूँ। उसरा निका चूस अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 69 तक आपको हमने विस्तार से पढ़ाया था। अब हम आज की चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, जो कि अनुच्छेद 73 से लेकर के हमारा अनुच्छेद 75 में दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, सेंट्रल मिनिस्ट्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल मिनिस्ट्री। सेंट्रल मिनिस्ट्री में देखते हैं तो अनुच्छेद 73 से हमको पढ़ना है। अनुच्छेद 73 में कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार की बात की गई है। जो संघीय कार्यपालिका है उसके विस्तार की बात की गई है। संघीय केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 73 में किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सिफारिश करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह और सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह या सिफारिश के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी कि लोकसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ये अनुच्छेद 75 में हमारा लिखा हुआ है। अब इसी में नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम इसी में देखते हैं कि मंत्री पद की योग्यता क्या होती है। मंत्री पद की योग्यता, ये हम बात कर लिए। लोकसभा बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ये 75 एक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके हम 75 2 और 3 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो लोकसभा है वो, यानी कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी है, आगे चल करके कोई ऐसा प्रावधान है मैं बताऊंगा अभी। अब हम बात करते हैं मंत्री पद की योग्यता का क्या प्रावधान है। मंत्री पद की योग्यता या अर्हताएं। मंत्री पद, अर्हताएं। संविधान में मंत्री पद की योग्यता या अर्हता के लिए केवल एक पॉइंट बताया गया है कि जो मंत्री होगा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा, वही मंत्री बन सकता है। संविधान में बताया गया है कि संसद का कोई भी सदस्य मंत्री बनने के लिए योग्य है। मंत्री बनने के लिए योग्य है, ये संविधान के अंदर कहा गया है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी मंत्री बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्री पद पर आसीन किया जा सकता है, बल्कि उसे 6 माह के अंदर मंत्री पद पर रहते हुए
उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा कि हाँ, मैं मंत्री पद के लिए योग्य हूँ, 6 माह के लिए वो बनाया जा सकता है। यानी कि दूसरा पॉइंट है, किसी भी आम आदमी को भी मंत्री पद पर आसीन किया जा सकता है। हालांकि 6 माह के अंदर उसे अपना बहुमत सदन के पटल पर सिद्ध करना होगा। सदन के पटल पर उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, ये कहा गया है। यदि वह मंत्री, यानी कि जो आम आदमी मंत्री बना है, यदि वह 6 माह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे रिजाइन देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, ये प्रावधान किया गया है। मंत्रियों के शपथ का प्रावधान अगर देखें तो मंत्रियों के शपथ का प्रावधान क्या क्या है? तो जो मंत्री, प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री हैं, उन सभी को शपथ दिलाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे प्लस अन्य मंत्री भी। इनको जो शपथ होगा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा, ये शपथ का प्रावधान कहता है। और जो मंत्री हैं वो 2 शपथ लेते हैं। मंत्री जो हैं वो प्रायः 2 शपथ लेते हैं, एक पद की शपथ, दूसरा गोपनीयता की शपथ। तो आप पूछेंगे मास्टर जी कि मंत्री पद की तो शपथ को जानकारी है लेकिन गोपनीयता की शपथ की जानकारी नहीं है। तो यदि अगर प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में कोई भी विधेयक पहले से गोपनीय रूप से पेश किया जाना है और वो उसमें चर्चा हुई है, अगर वो अभी सदन के पटल पर नहीं रखा गया है, लेकिन अगर कोई मंत्री उसको गोपनीयता का हनन करते हुए मंच पर ले आता है तो वो गोपनीयता का हनन हो जाएगा और उस मंत्री की गोपनीयता का हनन हो जाएगा। तो इसलिए गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है कि कोई भी बात लीक ना हो पाए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। अब बात करते हैं मंत्रियों की संख्या की। मंत्रियों की संख्या कितने मंत्री हो सकते हैं भारत में? तो मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा के 15%, संसद के सदनों के कुल सदस्यों के 15% मंत्री बनने के योग्य हैं। मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या का कोई निश्चित प्रावधान नहीं था। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या सदन के कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होगी। इसको पहले हम जान लेंगे कि मूल संविधान में प्रावधान नहीं था कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, प्रावधान नहीं था। अब 91वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में प्रावधान किया गया कि सदन की कुल सीटों का लगभग 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और पूरे भारत में ये लागू है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर 10% मंत्री बनने के प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 10% अकेले मंत्रियों के पद का प्रावधान किया गया है। ये आप लोग नोट कीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और किसी राज्यों में उनकी विधानसभा सीटें अगर कम हैं, जैसे सिक्किम में 30 सीटें 40 सीटें पाएंगे, सिक्किम 32 सीटें हैं 40 सीटें, इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में जो छोटे राज्य हैं उनमें अगर सीटें कम हैं तो उनमें उस विधानसभा में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो अधिकतम 15% तो बताया गया है, लेकिन जो न्यूनतम मंत्रियों की संख्या होगी वो 12 से कम नहीं होगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 12 से कम नहीं हो सकती है। अब मंत्री पद का उत्तरदायित्व की बात करते हैं, जो हमने अभी बात किया कि 75(3) में और 75(2) में कहा गया है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व।
लॉर्ड मार्ले ने मंत्रियों के बारे में एक कथन कहा है कि जो मंत्री हैं वो साथ साथ डूबते हैं और साथ साथ तैरते हैं। ये लॉर्ड मार्ले ने इसमें बताया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पहला बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75(3) में। दूसरा, मंत्री व्यक्तिगत रूप से या तौर पर राष्ट्रपति के उत्तरदायी या प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75(2) में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एक बार देख लीजिए। तो इसमें लॉर्ड मार्ले का जो कथन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड मार्ले का कथन, ये लॉर्ड मार्ले का कथन कहता है कि जो मंत्री हैं वो साथ साथ तैरते भी हैं और साथ साथ डूबते भी हैं। लॉर्ड मार्ले ने ये बात क्यों कही, तो हम समझते हैं इसको कि यदि कोई मंत्री अपने पद से अगर त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, तो केवल वो मंत्री उस पद से हटेगा। जबकि अगर प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया या किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु हो गई उनकी, तो सारे जो मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं सारे को इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसका यही मतलब है कि मंत्री साथ साथ तैरते भी हैं और साथ साथ डूब भी जाते हैं। ये लॉर्ड मार्ले का कथन है। अब इसी में बात करते हैं, मंत्रियों की श्रेणी जो होती है उसको हम देखने वाले हैं। मंत्रियों की कौन कौन सी श्रेणी होती है, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें। मंत्रियों की श्रेणी, मंत्रियों की श्रेणी। हायरार्की क्या है मंत्रियों की? तो जो पहले नंबर का मंत्री होता है उसे कहते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरा जो होता है वो होता है राज्य मंत्री। तीसरा जो होता है वो होता है उप मंत्री। और इन्हीं में ही राज्य मंत्री में एक होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री और एक होता है केवल राज्य मंत्री। ये हम ध्यान रखेंगे, ये हमारे मंत्रियों की श्रेणी हो जाती है। इसमें अंतर क्या होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री में? यदि प्रधानमंत्री के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है तो उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री शामिल होगा, जबकि राज्य मंत्री शामिल नहीं होगा उस कैबिनेट की बैठक में, और उप मंत्री भी बैठक में शामिल नहीं होगा। ये सब केवल कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भाग लेते हैं। ये हो जाता है मुख्य बातें। और जो उप मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री के अंडर में होता है उप मंत्री जो होता है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होते हैं, वही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं सेम। अब बात करते हैं कैबिनेट, किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट आप लोग सुर्खियों में या तो किसी प्रकार के न्यूज़पेपर में सुने होंगे। किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, ना तो इसका प्रावधान संविधान में है। किचन कैबिनेट इसका जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। नहीं है। और जो किचन कैबिनेट की अवधारणा है वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। और ब्रिटेन में किचन कैबिनेट वो होता है जो प्रधानमंत्री यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री, वो उसके विश्वस्त मंत्री होते हैं
जिसमें प्रधानमंत्री के करीबी विश्वस्त कैबिनेट मंत्री या मंत्री होते हैं। अब जैसे अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री हो गया, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री, तीसरे नंबर पर रक्षा मंत्री साथ हो सकते हैं, और चौथे नंबर पर हमारा विदेश मंत्री। ये मेन पार्ट के लोग होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं। इन्हीं को किचन कैबिनेट के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भारत में अगर देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कैबिनेट की बैठक होती है कैबिनेट मंत्रियों की, तो उसमें जो किचन कैबिनेट होते हैं प्रधानमंत्री बीच में बैठते हैं, जबकि आसपास के जो लोग बैठते हैं, इसमें आप लोगों ने हमेशा देखा होगा अमित शाह जी बैठेंगे जो कि गृह मंत्री हैं, बगल राजनाथ सिंह जी बैठेंगे, उनको देखे होंगे, या तो उसके बगल में देखे होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जयशंकर महोदय बैठे होंगे। ये जैसे भारत में देखते हैं तो अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर को आप लोगों ने देखा होगा। ये सब किचन कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं उप प्रधानमंत्रियों का। उप प्रधानमंत्री क्या होता है? उप प्रधानमंत्री का भी प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया, लेकिन भारत में उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कईयों ने उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया है। अभी उसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसका जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री जो है, उप प्रधानमंत्री तब बनाया जाता है जब गठबंधन की सरकार होती है, जब किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के समक्ष या समकक्ष महत्व बराबर होता है, तब उस समय इसमें बनाया जाता है। गठबंधन सरकार में या प्राय बनाए जाते हैं। कहाँ पर? गठबंधन सरकार में। दो व्यक्तियों के महत्व बराबर होने की स्थिति में उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उनको हम जानेंगे। स्वतंत्र भारत के पश्चात 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, तो हम इसकी चर्चा देखेंगे। उप प्रधानमंत्री और ये किसके कार्यकाल में थे, तो इसमें प्रधानमंत्री को भी देख लेंगे। तो पहला हम देखते हैं तो सरदार पटेल हमको दिखाई पड़ते हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल, पंडित नेहरू समय प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। नेक्स्ट बात करते हैं मोरारजी देसाई, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तीसरा बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये दोनों उप प्रधानमंत्री रहे हैं। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए थे तो ये जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किए थे। थर्ड बात करते हैं वाई बी चौहान। वाई बी चौहान, ये जो हैं जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे तब ये दोनों उप प्रधानमंत्री थे, वाई बी चौहान। फिर बात करते हैं चौधरी देवीलाल, उप प्रधानमंत्री, ये वीपी सिंह की सरकार में थे। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे। फिर चौधरी देवीलाल एक बार और बनते हैं, तो इसमें जो है वो चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के समय। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। जब सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह जगजीवन राम मोरारजी देसाई में, वाई बी चौहान चौधरी चरण सिंह में, चौधरी देवीलाल वीपी सिंह में, चौधरी देवीलाल फिर से चंद्रशेखर सिंह में, लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आई होप फ्रेंड्स हमने पॉलिटी क्लास में विस्तार से चर्चा किया। हम नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।